हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि नीट और बोर्ड्स दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम होता है उसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं वो हम प्लेस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इसका एक आध एक्सेप्शन है, जैसे कि यीस्ट हो गया। यीस्ट भी एक सिंगल सेल्ड होता है यूकेरियोट, पर वो आता है किंगडम फंजाई में। उसके अलावा हम बाकी जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में ही प्लेस करेंगे। तो यूकेरियोट्स क्या हो गए? हमारे ऐसे जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब हमने जो जितने भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स थे उन्हें कहाँ प्लेस किया था? उन्हें हमने प्लेस किया था किंगडम मोनेरा में। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर सेल वॉल कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होती है और कुछ मेंबर्स में सेल वॉल नहीं होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो हाँ, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि ये कि यूकेरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका सेल्यूलर होता है क्योंकि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं प्रोटिस्टा में आते हैं। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? या तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। ये यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं। तो ऐसा हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि जो बाउंड्रीज़ है इस किंगडम की वो काफ़ी लूज़ बाउंड्रीज़ है। अभी लूज़ बाउंड्रीज से हमारा क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज थे कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेके, कुछ कि उन्हें हम प्रोटिस्टा में रखें, उन्हें हम प्लांटी में रखें, या फिर हम उन्हें एनिमेलिया में रखें। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं जो कि सिंगल सेल्ड है, ऑटोट्रॉफिक है और उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, जो सेल्यूलोज की सेल वॉल किसकी होती है? प्लांट्स में होती है। तो आपको ये देख के ऐसा लगेगा कि तो प्लांट ही में आना चाहिए था, प्लांट किंगडम में आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ये क्या है? सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड यूकेरियोटिक। तो इसे हम अब रखते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। पहले एक टाइम पे प्लांटी में आते थे बट अब हम इन्हें प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा क्लेमाइडोमोनास और जो हमारे क्लोरेला। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं। ये पहले बेसिकली ये आते थे हमारे प्लांट किंगडम के अंदर, पर अब हम इन्हें इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा में। और अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब हम एक और ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं जो कि सिंगल सेल्ड है, हेटेरोट्रॉफिक है और उसके पास सेल वॉल नहीं है। सिंगल सेल्ड है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट अपने खाने के लिए, और उसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। तो ऐसा कौन सा किंगडम होता है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती? तो एक ऐसा एक ही किंगडम है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, वो है हमारा किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, फंजाई होते हैं, फंजाई भी सिंगल सेल्ड हेटेरोट्रॉफिक होता है जैसे कि यीस्ट हो गया, बट वो क्या होते हैं? फंजाई की सेल वॉल होती है, ठीक है। और वो एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है सिर्फ यीस्ट का। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अमीबा। ठीक है, जो अमीबा था पहले, अमीबा जो था पहले वो किस में आता था? वो आता था किंगडम एनिमेलिया में। अब उसे हम कहाँ रखते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो एक लिंक फॉर्म करता है बाकी किंगडम्स से, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से। सो नेक्स्ट, जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं क्योंकि जो लाइफ है वो वाटर से ही ओरिजिनेट हुई थी। अगर कोई प्रोटिस्टा जो मूवमेंट करता है, कोई मेंबर इस किंगडम का, तो मूवमेंट के लिए उनके पास या तो फ्लैजिला होगा या फिर सीलिया होगा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और ज़ायगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स कौन कौन है हम देखते हैं। तो पहला ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं क्राइजोफाइट्स, देन नेक्स्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो जो क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये जो दो ग्रुप हैं क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट, ये एक ही तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं जो कि होता है ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और जो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स हैं, ये दोनों ग्रुप शो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। पर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स की, तो यूग्लिनॉइड एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जो कि होता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये काफ़ी स्पेशल न्यूट्रिशन है, मैं आपको आगे
बताऊंगी इसके बारे में जब हम यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले ग्रुप के बारे में, जो कि है क्राइजोफाइट्स। जो क्राइजोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हम बात करने वाले हैं डायटम्स के बारे में और डेस्मिड्स के बारे में। तो जो क्राइजोफाइट्स होते हैं बेसिकली वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे। ये क्या होता है, अब ये खुद से मूवमेंट नहीं करते, इनके पास कोई सीलिया और फ्लैजिला नहीं होता है, ये पानी के बहाव के साथ ही ऐसे बहते चले जाते हैं। ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम ऐसे इनको नॉर्मली नहीं देख सकते, हमें इन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और ये जैसे जैसे पानी जो बहता जाता है पानी के बहाव के साथ ही ये बहते जाते हैं। मेनली ये फोटोसिंथेटिक ही होता है, अपना खाना ये खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायटम्स के बारे में। तो जो हमारे डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। सिलिका काफ़ी हार्ड और रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो जो डायटम होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग शेल की तरह होती है। सपोज ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरी उसकी शेल हो गई, और यहाँ पे बीच में कहीं हमारा डायटम होता है। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, ये जो सेल वॉल है ये बनी हुई है सिलिका की, और एक ऐसे सोप बॉक्स की तरह फिट होती है, एक सोप बॉक्स की तरह ये फिट होती है आपस में। तो क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जब डायटम मर जाता है तब भी जो सेल वॉल होती है इनकी टूटती नहीं है, सेल वॉल ऐसे ही रहती है और ओशियंस में लंबे समय तक नीचे इकट्ठी होती जाती है। सपोज जैसे कि एक ओशन का फ्लोर है, अब कोई डायटम मरा तो क्या होगा कि डायटम तो मर गया पर उसकी जो सेल वॉल है वो ऐसे इंटैक्ट है। अब वो क्या करती है, जो सेल वॉल होती है वो ऐसे ओशन के फ्लोर पे ना ऐसे जमा होने लग जाती है, और वो सेल वॉल कहीं सालों तक ऐसे जमा होती रहती है ओशन के फ्लोर पे। बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी होती है, ठीक है, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ऐसे नीचे ना ओशन के फ्लोर पे ऐसे जमा होने लग जाती है। डायटम तो मर जाता है बट उसकी सेल वॉल जो होती है वो नहीं टूटती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक्यूमुलेशन चलता रहता है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन कब तक चलता है, बिलियन ईयर्स तक चलता है, बिलियन ऑफ ईयर्स तक। और ये जो इकट्ठी होती जाती है ना, अब ये क्या होती है एक तरीके से ना एक पत्थर सा बन जाता है मतलब। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ। क्या बोलते हैं हम उसे, डायटमीशियस अर्थ। और ये डायटमीशियस अर्थ होती है ना ये यूज़फुल होती है, ये काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ आती है। तो हम इसके अब यूजेस देखेंगे कि डायटमीशियस अर्थ के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो डायटमीशियस के अर्थ क्या होती है, ग्रिटी होती है। ग्रिटी का मतलब क्या होता है, रफ़। जो डायटमीशियस अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ होती है। तो वो किस लिए यूज़ आती है, वो यूज़ आती है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। और जो डायटम्स होते हैं वो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। इससे PYQ आ चुका है, तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि हु आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्मिड्स के बारे में। डेस्मिड्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है, बस आपको इतना याद रखना है कि डेस्मिड्स जो होते हैं वो क्राइजोफाइट्स के अंदर आते हैं, जो कि एक प्रोटिस्ट है, और उन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। गोल्डन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ना गोल्डन कलर के ऐसे दिखते हैं, हमें सी में होते हैं गोल्डन एल्गी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब इनके पास क्या होती है कि इनके सेल में ना कोई पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट्स की वजह से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं। तो ड्यू टू दीज पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और रेड। ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये हमें दिखते हैं। इनके सेल के अंदर कोई पिगमेंट होते हैं स्पेशल, उसी की वजह से जो इनका हमें कलर है वो डिफरेंट दिखता है। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी स्टिफ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास दो तरीके फ्लैजिला होते हैं। एक जो उनका फ्लैजिला होता है वो होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। क्या होता है ये, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और जो दूसरा फ्लैजिला होता है ऐसा जो नीचे जा रहा है ना, ये इसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये कौन सा फ्लैजिला है, ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। आप ऐसे याद रख सकती हैं, ऐसे जो नीचे की तरफ लटका हुआ है वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, और जैसे बीच में से निकल के जा रहा है ये ट्रांसफ़र। ये बेसिकली एक फ़रो से निकलते हैं, ये जो गड्ढा सा होता है ना इसको बोलते हैं फ़रो।
क्या होता है ये फरो, और इनकी सेल वॉल कैसी है, स्टिफ सेल्यूलोज की सेल वॉल है इनकी। तो ये बेसिक्स था स्ट्रक्चर है डायनोफ्लैजिलेट्स का, इसका डायग्राम आपको याद रखना है। तो जो हम बात करें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, वो है गोनियोलैक्स, जिसको हम रेड डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं। अब जो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट है, गोनियोलैक्स जो भी है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है सी में कई बार। तो कभी कभी इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है ये पूरे सी में दूर दूर तक फैल जाता है। तो उसकी वजह से जो सी होती है ना, वो समुद्र जो होता है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो उसकी वजह से रेड टाइड्स हमें बोलते हैं कि रेड टाइड्स हमें दिखती है। तो इतना ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है। अब ये इतना रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है और ये क्या करता है कि एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है। ये एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एक तरीके का टॉक्सिन होता है जो होता है सेक्सी टॉक्सिन। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली एक तरीके का टॉक्सिन सीक्रेट करता है जैसे कि सेक्सी टॉक्सिन। वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये इतना ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज़ करता है कि जो मरीन फिशेस वगैरह होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इससे भी PYQ आता है कि रेड टाइड्स कौन कॉज करता है, कौन क्रिएट करता है। तो हमें याद रखना है गोनियोलैक्स जो होता है रेड टाइड कॉज करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिससे कि रेड टाइड्स आती हैं और फिशेस और अदर मरीन एनिमल्स उससे मर जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। अब जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो मोस्टली हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर में मिलेंगे। स्टेगनेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, जनरली हमें उसमें मिलते हैं यूग्लिनॉइड्स। अब जो ये यूग्लिनॉइड्स होते हैं कि स्पेशल तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि यूग्लिनॉइड शो करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर सनलाइट होती है तो ये क्या करते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक बिहेव करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। अगर सनलाइट नहीं है, लेट्स सपोज सनलाइट नहीं है, तो क्या करेंगे, जो अपने आसपास कोई सपोज इनकी कोई एनिमल या कोई कीड़ा है तो उसको पकड़ के ये खा जाएंगे। तो क्या बन जाते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अलग तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर सनलाइट होती है तो ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। और अगर सनलाइट नहीं होती है तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म को पकड़ के खा जाते हैं। तो इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी PYQ आया हुआ है कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, यूग्लिनॉइड्स। सो नेक्स्ट जो यूग्लिनॉइड्स है उसका हमारा एग्जाम्पल है यूग्लिना बेसिकली। अब जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल के बजाय इनके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है। इनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर है, और उस प्रोटीन की लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। क्या है वो, पेलिकल। और ये जो पेलिकल होती है ना, इसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल सी होती है, ऐसे मूव करते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है। अब इनके पास ना ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में हमें मिलते हैं। तो इनके पास ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि सिमिलर है टू दी हायर प्लांट्स, जैसे कि क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोटिस्ट है ना वो अदर किंगडम से लिंक फॉर्म करता है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है इसके और इसके जो मेंबर्स हैं उनमें, और जो हायर प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका जो एग्जांपल हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है वो है यूग्लिना। अब यूग्लिना का नाम को डायग्राम याद रखना है, इसकी लेबलिंग वगैरह आ जाती है। ठीक है, अब जो यूग्लिना है ये सबसे जो बाहर की जो लेयर है जो फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, ये है इसकी पेलिकल। क्या है ये, आउटर लेयर जो है कि इसकी पेलिकल। और ये जो बड़ा सा जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया है ऑरेंज कलर में सेकंड नंबर पे, ये है इसका न्यूक्लियस। ये क्या है, सेकंड नंबर पे इसका न्यूक्लियस। और जो हमें थर्ड नंबर पे दिखाया गया ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये है इसका क्लोरोप्लास्ट। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और जो हमें फोर्थ नंबर पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसके पास है फ्लैजिला। अब इसके पास ना 2 फ्लैजिला होते हैं, तो हमें याद रखना है इसके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। ये वाला जो है हमारा वो क्या है, लॉन्ग फ्लैजिला। और जो इधर दिया हुआ है ये है इसका शॉर्ट फ्लैजिला।
ठीक है। और जो ये 5th नंबर पे जो दिया हुआ है हमें स्ट्रक्चर छोटा सा, इसको हम बोलते हैं आई स्पॉट। और जो हमारा लास्ट है 6th नंबर पे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बेसिकली काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ठीक है, तो हमें इसके सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, सबसे आउटर जो लेयर है वो है पेलिकल, जो कि प्रोटीन की लेयर होती है, जिसकी वजह से जो यूग्लिना होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिर हम सेकंड नंबर पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर का है वो है इसका न्यूक्लियस। थर्ड नंबर पे हमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट्स होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में भी सिमिलर होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। ठीक है, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। और 5th नंबर पे दिया हुआ है इसके पास एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं आई स्पॉट। और 6th नंबर पे दी गई है हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि करती है ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमें इसका ऐसा जो डायग्राम है हमें वो याद रखना है यूग्लिना का। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं काफ़ी वियर्ड होते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो ये होते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये बेसिकली हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। किस पे डिपेंडेंट है? ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। अब ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना, ये बेसिकली जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या हुआ, सपोज ये लीव्स गिर गई फॉरेस्ट पे, नीचे वुड लॉग्स गिर गई, ठीक है, टहनियाँ होती है जो होती है पेड़ों की, लकड़ी होती है, पत्ते होते हैं, ये सब नीचे से ज़मीन पे गिरते जाते हैं, तो ये उन्हीं के ऊपर ग्रो करता है। और ना एक ये बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये फॉरेस्ट का फ्लोर है, वहाँ पे ऐसे लीव्स पड़ी हुई है, ट्री के लॉग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वहीं पे ये क्या करेगा, ग्रो करने लग जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ से न्यूट्रिशन ले लेगा अपना, और ऐसे ना ग्रो करता जाएगा इसी पे ही। ये यहीं पे ऐसे न्यूट्रिशन लेके ग्रो करने लग जाएगा बेसिकली। और ये फेवरेबल कंडीशन में ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है बेसिकली ये क्या है, ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक लिक्विड स्ट्रक्चर, ठीक है। और बेसिकली क्या है ये प्लाज्मोडियम, ये है तो एक ही सेल, बट क्या है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये बेसिकली सब न्यूक्लियस हैं। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं। सेल तो एक ही होती है बट बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फॉरेस्ट में ग्रो करता जाता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है। अब क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, जो सपोज ये जो हमारा था ये प्लाज्मोडियम था, ठीक है, लिक्विड स्ट्रक्चर था। अब इसके ऊपर क्या करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा। क्या बनाएगा, ये फ्रूटिंग बॉडीज़। ये बना लेगा फ्रूटिंग बॉडीज़। और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है उसके अंदर आ जाते हैं स्पोर्स। क्या आते हैं, स्पोर्स। ये स्पोर्स बना लेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। बेसिकली क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है। ये क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ये डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोर क्या होता है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। स्पोर्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तब वो स्पोर बनाता है। क्योंकि स्पोर काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, वो काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये प्लाज्मोडियम था, ठीक है, इसने डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज़ बना ली और फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या आ गए, स्पोर्स आ गए। अब ये जो स्पोर्स होते हैं इनके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे रिडक्शन डिवीजन हो गया इनके अंदर। तो ये क्या हो गया, हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसके स्पोर्स होते हैं ना, इनके पास ट्रू सेल वॉल होती है। इन स्पोर्स के ऊपर ना एक ऐसी सेल वॉल होती है जो कि इसीलिए इसको बोलते हैं हम ट्रू सेल वॉल। तो इनके पास क्या होती है, ट्रू सेल वॉल होती है स्पोर्स के ऊपर। अब ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल भी फर्दर इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल वॉल बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होती है। स्पोर खुद में ही काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद इनके पास एक ट्रू सेल वॉल भी होती है। अब मियोसिस रिडक्शन डिवीजन से क्या हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए।
फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन आई, सपोज बीच में यहाँ पे कभी फेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आते ही ये जो स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और ये फ्यूज़न करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और जाइगोट फर्दर क्या करेगा, क्या बना लेगा, प्लाज्मोडियम बना लेगा। तो हमें याद रखना है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, तो प्लाज्मोडियम में वो डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, और फ्रूटिंग बॉडी के जो टिप होंगे उन पे क्या होंगे, स्पोर्स होंगे प्रेजेंट। फिर वो जो स्पोर्स हैं उनमें मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। बेसिकली स्पोर क्या थे, जो स्पोर्स थे वो 2n थे, जो स्पोर्स थे वो 2n थे। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से फिर मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। और जो स्पोर्स होंगे इनकी जो सेल वॉल होगी वो ट्रू सेल वॉल होगी। फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो स्पोर्स हैं होते हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे, फ्यूजन करके जाइगोट बना लेंगे और जाइगोट से फर्दर वापस प्लाज्मोडियम ग्रो कर जाएगा। तो इसका जो लाइफ साइकिल है ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्पोर होते हैं जैसे कि मैंने बताया उनके पास क्या हो गई, स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स हो गई। स्पोर्स काफ़ी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। देखो, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। और जो स्पोर्स होते हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं बाय एयर करंट, ये ना ऐसे हवा से फैलते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था बात हमने किस बारे में बात की, हमने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में, जो कि लास्ट मेंबर्स हैं ऑफ दी प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। बेसिकली या तो ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं या पैरासाइट की तरह रहते हैं। प्रीडेटर मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली पकड़ के मार के खा जाएंगे, या पैरासाइट उसकी बॉडी में रहेंगे, ठीक है, एज अ पैरासाइट, या तो ऊपर रहेंगे या अंदर रहेंगे एज अ पैरासाइट और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं इन्हें हम मानते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोअन्स के, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं या तो वो हमें मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे, या फिर हमें वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, या फिर हमें वो सी वाटर में मिलेंगे। जो सी वाटर में हमें जो मिलते हैं, जो प्रोटोजोअन्स सी वाटर में हमें मिलते हैं उनके पास क्या होती है, सिलिका होती है। उनकी शेल्स जो होते हैं ना, शेल्स के ऊपर सिलिका होती है। और अमीबॉइड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है अमीबा और एंटमीबा। तो एंटमीबा जो है वो एक पैरासाइट है जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, वहीं रिप्रोड्यूस करता है, वहीं से शेल्टर लेता है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका जो कि अमीबियासिस नाम की डिजीज़ कॉज करता है। और अमीबा के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। अब जो अमीबा है, अमीबा मूव कैसे करता है और अमीबा अपना फूड कैसे कैप्चर करता है, ठीक है। तो अमीबा के पास क्या होते हैं ना, ऐसे फॉल्स फीट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो फॉल्स फीट है बेसिकली, ठीक है। अब क्या होते हैं कि ये जो होते हैं अपना मूवमेंट भी सूडोपोडिया के थ्रू ही करते हैं। और सपोज ये अमीबा है और ये क्या है, ये प्रे है, ठीक है, ये फूड है, प्रे या फिर इसको हम फूड बोल लो। तो सपोज़ ये फूड है। अब अमीबा क्या करेगा, अपने जो ये सूडोपोडिया है ना, ये और ये सूडोपोडिया है फॉल्स फीट, इन्हें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएगा, ऐसे प्रे को कैप्चर कर लेगा, फिर उसके बाद उसको अंदर इनगल्फ कर लेगा और फिर अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। तो जो अमीबा है ये सूडोपोडिया से मूव भी करता है और प्रे को कैप्चर भी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन के बारे में। तो नाम से ही पता चलता है कि फ्लैजिलेटेड मतलब इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। या तो ये फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। तो इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वो डिजीज़ कॉज करेंगी, जैसे कि ट्राइपेनोसोमा जो होगा, ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज करके एक प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। बेसिकली अफ्रीकन रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती है डिजीज़ और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली होती है, इससे इंसान फेटल होती है, एक तरीके से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। ये मेनली एक्वाटिक मिलेंगे हमें। इनके पास मूवमेंट के लिए क्या होगा, नाम से ही पता चलता है सीलिएटेड मतलब इनके पास होंगे सीलिया मूवमेंट के लिए। अभी फ्लैजिला तो फिर भी कम होते हैं क्वांटिटी में, बट जो सीलिया होते हैं वो ऑल ओवर दी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होंगे फॉर मूवमेंट। और इसका हमारा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है।
ठीक है, ये डायग्राम हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले जो है आपको बाहर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना ऐसे छोटे छोटे से, ये बेसिकली इसके सीलिया हैं। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली ये ऑस्मो रेगुलेशन में काम आती है, ये और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये लार्ज वाला, इसको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। और एक छोटा सा जो इधर दिख रहा है ये होता है स्मॉल न्यूक्लियस, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस किसके पास होते हैं? पैरामीशियम के पास। ठीक है, और दो फ्लैजिला किसके पास होते हैं? यूग्लिना के पास। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। दो न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस किसके पास हमें मिलेंगे? पैरामीशियम के पास, जो कि क्या है? एक प्रोटोजोन है। और जो यूग्लिना है जिसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, लॉन्ग फ्लैजिला और शॉर्ट फ्लैजिला, वो है यूग्लिनॉइड्स। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनके पास क्या होती है? कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गलेट, कि गलेट से ही यहाँ पे फूड अंदर एंटर करता है। सपोज़ यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल पड़ा था, अब ये गलेट से अंदर एंटर करेगा। सपोज़ ये देखो, ये दिख रहा है, ये फूड पार्टिकल यहाँ पे एंटर हुआ, अब यहाँ पे सी कैविटी बन जाएगी और यहीं इसी के अंदर डाइजेस्ट होगा। फिर वो यहाँ से बाहर चला जाएगा, डाइजेस्ट होकर, और इधर से बिल्कुल बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू एनल पोर। ये क्या होता है? एनल पोर। तो क्या हुआ बेसिकली, देखो इसकी जो बॉडी आउटर सरफेस, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, बड़ा वाला मैक्रो, छोटा वाला माइक्रो। और ये जो कैविटी है जहाँ से खाना अंदर एंटर होता है, जहाँ से खाना खाता है, उसको हम बोलते हैं गलेट। और फिर खाना अंदर जाता है वैक्यूल्स में, फिर वहीं पे जाकर डाइजेस्ट होता है और वहाँ बाहर निकल जाता है वो थ्रू एनल पोर। सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोजोन, जो कि लास्ट है हमारे। तो ये जो ग्रुप है इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। उनके पास क्या होते हैं? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी स्पोरोजोन होते हैं सब इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, वो ह्यूमंस को हार्म करते हैं किसी ना किसी तरीके से। और सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो मोस्ट नोटोरियस है वो है प्लाज्मोडियम। नोटोरियस का मतलब बेसिकली शैतान होता है। तो जो सबसे ज़्यादा हार्म हमें पहुँचा रहा है वो है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कॉज करता है। और आपको पता ही है कि मलेरिया कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए, कितना ज़्यादा होता है लोगों में मलेरिया। तो जो मलेरिया कॉज कर रहा है उसको क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया कौन कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ है जो कि मलेरिया कॉज करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जो स्पोरोजोन्स होते हैं इनके पास मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये टोटली पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एक तरीके से दूसरे पे ही डिपेंडेंट है अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी लाइफ साइकिल के लिए भी, अपने होस्ट के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, अपने न्यूट्रिशन के लिए भी, ठीक है, शेल्टर के लिए भी, सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है। और ये ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैगरिंग इफेक्ट देते हैं। मोस्ट इसमें जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है, बस एक एग्जांपल हमें पढ़ना है प्लाज्मोडियम का, जो कि ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस नाउ। अब हम कुछ प्रीवियस से क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। हमें क्या बताना है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो ऑप्शन नंबर ए, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो क्या बोला है? स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सेप्रोफाइटिक है। हाँ, तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक तो हैं, पर वो मोनेरा के अंदर थोड़ी ना आते हैं, वो तो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो टोटली गलत है। नेक्स्ट बी, यूग्लिनॉइड्स हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ डेंस सेल्यूलोज प्लेट्स। नहीं, यूग्लिनॉइड के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। यूग्लिना के पास तो प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर सी, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट एक्टिवली इन वाटर करंट। नहीं, डायटम माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, फ्लोट भी करते हैं वाटर करंट्स में, बट वो एक्टिवली फ्लोट नहीं करते हैं। देखो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है।
तो एक्टिवली फ्लोट नहीं करेंगे, वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है इसीलिए। तो जो डायटम्स होते हैं वो पैसिवली फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा वाइल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एल्गी लाइक डायटम्स आर अंडर प्रोटिस्टा। हाँ बिल्कुल सही है, जो साइनोबैक्टीरिया हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आती है, और जो हमारे डायटम्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जो कि राइजोफाइट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू द सेल वॉल फॉर्म्स बाय टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जो क्या होता है ऐसे फिट होता है टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स, और बीच में वो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या था वो? ऑप्शन नंबर ए यूग्लिनॉइड, बी डाइनोफ्लैजिलेट, सी स्लाइम मोल्ड्स और डी क्राइजोफाइट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी क्राइजोफाइट्स। तो जो ये है ये डायटम है, बेसिकली डायटम की जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, सिलिका से बनी हुई होती है और एक सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल अ प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल लेयर कॉल्ड पेलिकल इज प्रेजेंट इन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, पेलिकल किस में प्रेजेंट होती है? वो होती है यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट। प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल जो कि फ्लेक्सिबल होती है, यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होती है, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रेड टाइड्स इन द सी बिलोंग टू विच ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रेड टाइड कॉज करते हैं कौन से ग्रुप में आते हैं वो? ऑप्शन ए क्राइजोफाइट्स, ऑप्शन बी डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन सी यूग्लिनॉइड्स एंड ऑप्शन डी स्लाइम मोल्ड्स। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन बी डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कॉज करते हैं रेड टाइड। हमने इसमें पढ़ा था किसके बारे में? रेड डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, जो कि होता है हमारा गोनियाउलैक्स। आई थिंक माई स्पेलिंग इज मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो। तो जो गोनियाउलैक्स होता है वो क्या करता है? रेड टाइड कॉज करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई कर देता है सी में और टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से कुछ मरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। रैपिडली मल्टीप्लाई करने की वजह से जो सी होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है, वो है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। कौन से ऑर्गेनिज्म चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस में? ऑप्शन ए डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी डायटम, सी साइनोबैक्टीरिया, डी यूग्लिनॉइड्स। तो देखो ऑप्शन जो सी है साइनोबैक्टीरिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो किंगडम मोनेरा में हमारा आता है। ठीक है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स वो रेड टाइड कॉज कर रहे हैं, यूग्लिनॉइड्स बेसिकली ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन है बी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायटम्स। तो डायटम्स से उनसे क्या बन रही? डायटमीशियस अर्थ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी करते हैं सी में, तो वो क्या हो गए? हमारे चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ओशियंस के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन। अब सीलिया जो होते हैं, सीलिएट्स होते हैं, वो बाकी प्रोटोजोअन से कैसे डिफरेंट होते हैं? यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन? बिल्कुल भी नहीं भाई, सीलिएट्स है। सीलिएट्स से क्या मतलब है? सीलिया होगा उनके पास मूवमेंट के लिए, फ्लैजेला कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन ई तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ऑप्शन सी यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैचिंग प्रे। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सूडोपोडिया थोड़ी ना, वो तो अमीबॉइड के पास होता है, सीलिएट के पास थोड़ी ना होता है, सीलिएट के पास तो सीलिया है। हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। अब देखो ऑप्शन बी और सी हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात की गई है ऑप्शन बी में, तो सीलिएट का हमारा क्या एग्जाम्पल था? पैरामीशियम के पास होते हैं सीलिया फॉर मूवमेंट। अब हमारे ऑप्शन बी में हमें बोला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अब पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो यूग्लिना के पास भी होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने बताया था, जो पैरामीशियम होता है उसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। और जहाँ बात हमने करी यूग्लिना के बारे में, यूग्लिना के पास भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, पर उसके पास सीलिया नहीं होते हैं, ना ही उसके पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। उसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है सीलिएट्स के बारे में, जो कि पैरामीशियम है, तो उसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट whose body move along decaying twigs and leaves engulfing organic material।
यहाँ पे हमें बोला गया है कैसे सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट के बारे में, जिसकी बॉडी जो होती है डेड और डिकिंग लीव्स के ऊपर मूव करती है और ऑर्गेनिक मैटर खा के ग्रो करती है। तो इसका डेफिनेटली जो हमारा आंसर है, ठीक है, लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट, ए स्लाइम मोल्ड्स, बी डाइनोफ्लैजिलेट्स, सी क्राइजोफाइट्स एंड डी प्रोटोजोअन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइम मोल्ड्स, जो कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, जो कि डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और एक लिक्विड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। सो नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमें क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करो तो हमेशा ये मार्क कर लेना कि वहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो पहले आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और ये मार्क करेंगे कि वहाँ पे क्या पूछा गया। तो अभी हमें पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, बिल्कुल सही है। जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म्स, नहीं, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो होते हैं मरीन, मोस्टली मरीन होते हैं, वो हमें समुद्र में मिलते हैं। जब भी तो हमने जो गोनायोलेक्स पढ़ा था वो मरीन फॉर्म में, बेसिकली वो सी में रेक्टाइट कॉज करते हैं, सी मतलब मरीन। तो डायनोफ्लैजिलेट्स फ्रेश वाटर नहीं होते हैं। यूग्लिनॉइड्स हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, हाँ, यूग्लिनॉइड्स के पास ये प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, वो मरीन होते हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is wrong regarding diatom? So option number 1, diatoms are microscopic and float passively in water, बिल्कुल सही है। जो डायटम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं ना, पैसिवली फ्लोट करते हैं। हमें इससे पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया गया था, एक्टिवली, तो तब हमारा गलत हुआ था। अभी तो हमें यहाँ पे पैसिवली बोला गया है, तो बिल्कुल सही है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे देखो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, तो हमारा आंसर ऐसे निकल गया ये भी। ईजिली डिस्ट्रक्टेबल थोड़ी ना होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, जब भी तो वो सी में जाके इकट्ठी होती जाती है और क्या बना लेती है, डायटोमीशियस अर्थ बना लेती है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, डायटोमीशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय दी सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, बिल्कुल सही है। और डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, ये भी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom A, Monera, B, Protista, C, fungi and D, Animalia। अभी पढ़ा था हमने Protista। So this is all about kingdom Protista। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और टॉपिक वाइज वीडियोस देखने के लिए और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।